आप अपनी सोच को बदलकर इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं कि अगर इसका हर कोई अगर अंदाज़ा कर सके तो मैं समझता हूँ कोई भी इंसान गरीब रह ही नहीं सकता। ये सोच ही होती है जो इंसान को गरीब या अमीर बनाती है, बीमारी या सेहतमंद बनाती है, और खुश या नाराज़ बनाती है। बाहर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि जो आप सूरत हाल में सोच उठाते हैं उससे फ़र्क पड़ता है। इस वीडियो में इस हवाले से तफसील से बात की गई है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सोचने का अंदाज मुसब्बत हो तो आप अहमद अकील ऑफिशियल और प्रोवाइज डेवलपर्स चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस कदर कीमती और अहम नॉलेज आप तक बगैर किसी तात्तुल के पहुंच सके। आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला बाब, तमहीद। वो आदमी जिसने थॉमस एडिसन के साथ कारोबारी शराकत का ख्याल किया और कामयाब हुआ। ख्यालात हकीकत बन सकते हैं बशर्ते का सोचने वाला इन ख्यालात को मादी मुनाफा या हसूल दौलत में बदलने का इरादा करे। तुम्हें साल से कुछ ज़्यादा अरसा गुजरा के बार्न्स ने यह मालूम किया कि इंसान के ख्यालात उसे दौलतमंद बना सकते हैं। यह अहम इंकशाफ बार्न्स ने अचानक नहीं किया, बल्कि वो वाक़यात की जांच से रफ्ता रफ्ता इस नतीजा पर पहुंचा। खुद उसकी कामयाबी का राज उसकी ये ख्वाहिश थी कि वो एडिसन जैसी अजीमुल शान हस्ती का शरीक कार बने। बार्न्स की इस ख्वाहिश या आरजू की खसूसियत यह थी कि उसे मालूम था उसे क्या हासिल करना है। वो एडिसन का शरीक कार होना चाहता था, उसके तहत या उसके साथ काम करना इसका मकसद ना था। झेल में दिए हुए वाक़यात से जाहिर होगा कि किस तरह बार्न्स ने अपने ख्यालात और आरजू को अमली जामा पहनाना शुरू किया। इनके मुताला के बाद आप इस किताब में दिए हुए 13 असूलों को बआसानी समझ सकेंगे जिन पर अमल करना हसूल दौलत के लिए ज़रूरी है। बार्न्स को जब पहली बार एडिसन के साथ कारोबारी शराकत का ख्याल पैदा हुआ तो वो इस काबिल न था कि अपनी इस ख्वाहिश की तकमील कर सके या इस पर अमल करने के लिए कदम उठा सके। इसके रास्ते में दूसरी मुश्किलात थीं। एक तो ये कि वो एडिसन से वाकिफ न था, और दूसरे उसके पास रेल के किराया के लिए पैसे न थे कि वो अपनी सुकूनत गाह से ऑरेंज न्यू जर्सी जा सके जहां एडिसन के कारोबार थे। सिक्स काबिल न था कि अपनी इस ख्वाहिश की तकमील कर सके या उस पर अमल करने के लिए कदम उठा सके। उसके रास्ते में दूसरी मुश्किलात थीं। एक तो ये कि वो एडिसन से वाकिफ न था, और दूसरे उसके पास रेल के किराया के लिए पैसे न थे कि वो अपनी सकूनत गाह से ऑरेंज न्यू जर्सी जा सके जहां एडिसन के कारोबार थे। ये दोनों मुश्किलात ऐसी थीं जिनकी बिना पर अक्सर लोग ऐसे ख्यालात ही को तर्क कर देते हैं, लेकिन बार्न्स की ख्वाहिश मामूली ना थी। उसने अपनी ख्वाहिश की अपने जहन में इतनी परवरिश की थी कि वो इसकी आरज़ू मुतलक बन गई थी, और ऐसी आरज़ू कि वो इसकी तकमील के बगैर आराम से ना बैठ सकता था। उसने अपने ख्याल को तर्क करने के बजाय टिकट के बगैर सफ़र करने को तरजीह दी और ईस्ट ऑरेंज पहुंच गया। एडिसन से पहली मुलाकात। ऑरेंज पहुंचकर वो सीधे एडिसन की तजर्बा गाह में गया और कहने लगा कि वो मुअज्जिद एडिसन के साथ कारोबार में शिरकत दारी करने आया है। एक अरसा बाद एडिसन ने अपनी और बार्न्स की इस पहली मुलाकात का जिक्र यूं किया। वो मेरे सामने खड़ा था। पहले मैंने उसे एक आवारागर्द समझा, लेकिन उसकी शक्ल व सूरत में एक ऐसी बात थी जिससे ये जाहिर हो रहा था कि वो जो चाहता है उसको हासिल करने का पुख्ता इरादा कर चुका है। मैंने अपने बरसों के तजर्बे से ये नतीजा अखज़ किया, आरजू को है कि जब कोई शख्स अपना सारा मुस्तकबिल एक फ़ैसले पर मुनहसर कर देता है तो यकीनन वो जिस आर लेकर चलता और जिस मकसद की तकमील का इरादा कर लेता है उसने कामयाबी हासिल करके रहता है। इसमें कामयाबी हासिल करके रहता है। मैंने उसकी ख्वाहिश के मुताबिक इसको मौका दिया, क्योंकि मैंने देखा कि इसने कामयाब होने तक कोशिश जारी रखने और मेहनत से मन ना मोड़ने का तहिया कर लिया था। इसके कियाने से यह पता चलता था कि वो अपना इरादा पूरा करने के लिए कोई कसर उठा ना रखेगा। बाद के वाक़यात ने यह साबित कर दिया कि मेरा यह फैसला गलत ना था। बार्न्स ने इस मौके पर एडिन से जिस चीज़ की ख्वाहिश की थी वो उस चीज़ के मुकाबले बच्चे और दौलत का है। रोबा अमल लाने का हार्ट्स ने तहिया कर लिया था। एडिन के बयान के पोशीदा नकात अगर समझा दिए जा सकें तो इस किताब के बकिया हिस्सा की ज़रूरत नहीं रहेगी। बार्न्स को एडिसन के साथ कारोबारी शराकत का मौका उसकी मुलाकात में नहीं मिला, बल्कि इब्तिदा उसे एडिन के दफ्तर में एक मामूली मुआवजा पर काम करने के लिए रख लिया गया। ये काम एडिन के लिए निहायत मामूली था, लेकिन बार्न्स के पास इसकी अहमियत थी, क्योंकि इसके दफ्तर में काम करने से इसे मौका मिला कि वो अपनी मेहनत काबिलियत से एडिसन को वाकिफ करा सके। ये इसलिए भी ज़रूरी था कि उसका होने वाला शरीक इसकी अहमियत और काबिलियत से पूरे तौर पर वाकिफ है। महीनों इस तरह गुजर गए। बज़ाहिर इस मकसद की तकमील के लिए कोई खातिर ख्वाह इक़दाम नहीं हुआ।
लेकिन बार्न्स का जहन खामोश ना था। उसमें एक अहम चीज़ परवरिश पा रही थी। वो अपने दिल और दिमाग में इस ख्याल की परवरिश कर जा रहा था कि उसे एक ना एक दिन एडिसन का कारोबारी शरीक होता है। माहिरीन इल्म नफ्सियात का ये अंदाज़ा गलत नहीं कि जिस चीज़ के हासिल करने के लिए इंसान कोशा और तैयार रहता है वो ज़रूर वकूअ पजीर होती है। बार्न्स एडिसन के साथ कारोबारी शराकत हासिल करने के लिए तैयार था और उस वक्त तक तैयार रहने का तहैया कर चुका था जब तक वो इसको हासिल ना कर सके। उसके दिल में कभी ये ख्याल पैदा नहीं हुआ कि इस नामुमकिन हुसूल के लिए मेहनत करने से क्या हासिल, क्यों ना मैं भी एक फरोख्त कंदा बन जाऊं। बल्कि वो अपने आप से कहा करता था, मैं यहां एडिसन के साथ कारोबारी शराकत के लिए आया हूं, मैं इसे हासिल करके रहूंगा। मुझे इस मकसद के हुसूल में अपनी उम्र का बकिया हिस्सा ही सिर्फ क्यों ना करना पड़े। उसने अपने आप से जो कुछ कहा वो उसे कर दिखाना भी चाहता था। अगर इंसान अपने इरादे में पुख्ता नजर आए और इसके हुसूल के लिए अपनी सारी तवानाइयां, हो सकता है कि नौजवान हार्नेस को इस वक्त ये मालूम ना हो, लेकिन इसका इस्तिकलाल और एक वाज़ेह मकसद के लिए अपनी सारी कुव्वतों को एक मरकज़ पर ले आना ऐसा वाक़या है जिसने उन सारी पेश पा अतारो मुश्किलात को बेहकियात कर दिया और पारिस हुसूल मकसद में कामयाब और सुर्ख रो हो। मौके जब आते हैं तो उनकी सूरत में वो नहीं हुआ करती जिनमें इंसान उनका मुतवक्के रहता है। चुनाचे पार्टी को हुसूल कामयाबी का मौका बिल्कुल अनोखे अंदाज में मिला। मौके से फौरी फ़ायदा उठाने की खुसूसियत मद की अहमियत उसको बाला कर देती है। मौके इंसान की ज़िंदगी में हमेशा बामालूम राहों से दाखिल होते हैं। अमूमन ये बदबख्ती और नाकामी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं जिनमें हर एक का उनको बचाना मुश्किल हो जाता है। ये वही वजह है कि अक्सर लोग हाथ आते हुए मौके खो देते हैं जिनसे हर वक्त इस्तिफादा गालिबन उनकी जिंदगियों के धारों का रुख फेर देता है। उम्मीद की किरण। इस जमाने में एडिसन ने अपनी एक इजाद मुकम्मल की थी, से एडिसन अक्लीलिंग मशीन कहा जाता था। फरोख्त कुनंदगान उसकी फरोख्त में ज्यादा दियापी नहीं ले रहे थे। बार्न्स ने अंदाजा लगाया कि इस मशीन की फरोख्त के इम्कानात बहुत ज्यादा हैं। हार्नेस को भी गालिबन इन इम्कानात का इतना ही अंदाजा था जितना उसके मोजिद एडिसन को था। उसने महसूस किया कि वो एडिसन की इस इजाद को फरोख्त कर सकता है। उसने उस बारे में एडिसन से गुफ्तगू की। एडिसन बिला पसोपेश रजामंद हो गया कि पार्ट्स उन मशीनों को फरोख्त करे। बार्न्स ने अपनी कोशिशें शुरू की और उसने इतनी मशीनें फरोख्त की कि एडिसन ने उसे सारे मुल्क में उन मशीनों की फरोख्त का इजारा दे दिया। पार्ट्स और एडिसन की कारोबारी शराकत तमे साल तक जारी रही। इसके जरिया हार्न्स ने कानी दौलत कमाई, लेकिन इससे ज़्यादा अहम खबर जिससे उसने दुनिया को रुशनास किया वो ये थी कि इंसान के ख्यालात उसे दौलतमंद बना सकते हैं। पार्ट्स ने अपने इस इब्तदाई ख्याल से जिस कदर दौलत कमाई इसका अंदाज मुश्किल है, लेकिन मुमकिन है इसने हैं या थी $1,00,000 कमाए हों। लेकिन इस दौलत की मिकदार खाह कुछ भी हो, इस गैर मामूली असूल के मुताबिक हकीर है, जिससे यह साबित होता है कि ज़ाहिरी तौर पर गैर मरिए ख्याल मुकर्ररा असूलों पर अमल करने से दौलत जैसी मारी हकीकत में बदला जा सकता है। पार्ट्स ने एडमन के साथ कारोबारी शराकत का ख्याल किया था। उसे इस ख्याल के रूबे अमल आने के बाद हासिल होने वाली दौलत के अमीर तस्वुर में नजर आया करते थे। आस एक ख्याल था, उसको अमली जामा पहनाने के लिए उसके पास कुछ ना था, लेकिन वो जानता था कि वो क्या चाहता था और उसमें इस ख्याल के रोबा अमल आने तक इस्तक़लाल के साथ उसको सीना से लगाए रहने का अज़्म था। उसके पास दौलत ना थी, उसकी तालीम भी ज़्यादा नहीं थी, उसके लिए सिफारिश करने वाला कोई ना था, ना उसके कोई ज़ाती असरात थे, लेकिन उसमें मौका से फ़ायदा उठाने की काबिलियत मौजूद थी। उसे अपने आप पर एतमाद था और वो हर कीमत पर कामयाबी हासिल करने का पुख्ता इरादा कर चुका था। चुनाचे लातादाद मुश्किलात के बावजूद उसने दुनिया के सबसे बड़े मुजिद के साथ शराकत हासिल की। अब आप इसके बरअक्स मिसाल देखें, जिसमें एक दौलतमंद आदमी जिसके पास कामयाबी हासिल करने के सारे ज़राए मौजूद थे, किसी तरह अपने मकसद से 3 फीट दूर रहकर सारी चीज़ें कूदी, सोने की कान से सिर्फ 3 कदम पर। नाकामी की वजह इंसान की वो आदत है जिसकी वजह में वो पहली आर्जी नाकामी पर हिम्मत हार जाता है और उस काम से अपनी तवज्जो हटाकर अपनी कोशिशें मुनक़ते कर देता है और किसी दूसरे मामले में हाथ डालने लगता है। आरहो डार्टी के एक चचा को इस ज़माने में जब सोने की कानों के लिए जगह जगह खुदाई हो रही थी, सोने की कान तलाश करने का ख्याल पैदा हुआ। उसने भी खोदो और दौलतमंद हो जाओ के असूल पर काम शुरू किया। उसे गालिबन इसका इल्म ना था कि दुनिया में इंसानी जहन ने ज़मीन से ज़्यादा सोना अगला है।
उसने भी औरों की तरह कुदाल और बेलचा लेकर सोने की तलाश शुरू की। काम दुश्वार था लेकिन इसका इरादा पुख्ता था। हफ्तों की सख्त मेहनत के बाद उसे सोने से चमकती हुई शे नजर आई। उसको अब बड़ी बड़ी मशीनों और दीगर आलात की जरूरत थी कि वो इस जमीन से सोना निकाले। उसने उस मकाम को फिर मिट्टी से ढांप दिया और खामोशी से वतन विलियम्स मैरीलैंड वापस आया। उसने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को और कुछ हमसायों को वाकयात बतलाए। चचा और भतीजे ने लोगों को तरगीब देकर इतनी रकम इकट्ठी कर ली कि ज़रूरी मशीनरी वगैरह खरीद सकें। ज़रूरी सामान और मशीनरी सोने की कान के पास पहुंचा दिया गया। मादनी मिट्टी सतह ज़मीन पर लाई जाई गई। चुनांचा पहली गाड़ी शय से इस कदर सोना निकला कि लोगों ने कहा कि ओरडो में गालिबन सबसे ज़्यादा कीमती होने की कान यही है, और तवक्को की जाने गई कि इस तरह कुछ दिन और काम चलता रहा तो मुनाफा गैर मामूली होगा। जैसे जैसे खुदाई का काम नीचे होता गया, उम्मीदें ऊपर उठती गईं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सोने की मादन का निशान गायब हो रहा है। मेरी कौस कज़ाह के किनारे पहुंचकर ये लोग ये समझकर रुक गए, आगे सिर्फ मिनी थी जिसमें सोने का शाइबा भी ना था। इधर उधर कुछ और खुदाइयां की गईं, लेकिन सोने का निशान न मिला। आखिर थक कर इन लोगों ने सारे कारोबार को ख़त्म करने का फैसला कर लिया। पहले मालकान मादनियात की अंदरूनी खुसूसियात से वाकिफ ना थे। चुनाचे इसने हिसाब लगाकर बताया कि इस मकाम से जहां पहली कोशिशें छोड़ी गई हैं, 3 फुट के फासले पर फिर सोना बरामद हो सकता है। चुनाचे इंजीनियर के इस मशवरे पर अमल करके कबाड़िए जंकमैन ने करोड़ों डॉलर कमाए, क्योंकि इसने उम्मीदें लगाने से कबल माहिर फन की राय हासिल की थी। इस काम के लिए जिस कदर रकम जमा की गई थी, इसका बेशतर हिस्सा नौजवान आर है डार्बी की कोशिश से हासिल हुआ था। यह रकम उसके रिश्तेदारों, दोस्तों और हमसायों से हासिल की गई थी। उन्होंने इसलिए दी थी कि उन्हें ड्राई पर भरोसा था। इसने इनकी ये सारी रकम एक एक करके अदा की, गो इसमें उसे बरसों लग गए। अरसा बाद जब आर हो डार्बी को इस असूल का इल्म हुआ कि ख्वाहिश होने में तब्दील की जा सकती है, तो उसने न सिर्फ इस पर अमल करके अपने सारे नुकसान की तलाफी कर ली, बल्कि इससे बहुत ज़्यादा कमा लिया। डाबी ने यह इंकिशाफ जिंदगी के बीमा का कारोबार शुरू करने के बाद किया। अब डाबी इन चंद लोगों में है जिनकी तादाद दुनिया में कभी 50 से नहीं बढ़ी, और जो $10 लाख सालाना की बीमा पॉलिसियां फरोख्त करते हैं। दौलत क्या है, इस बात को याद करके कि उसने सोने की कान से चंद कदम पर रुक जाने की वजह से कसीर रौलत खोई। वो कहता है कि मैं अब उन लोगों में नहीं रहा हूं जो मुश्किलात और दुश्वारियों की ताब न लाकर अच्छी कोशिशें तर्क कर देते हैं, बल्कि अब मेरा यह हाल है कि जिंदगी के बीमा की फरोख्त के सिलसिले में अगर कोई शख्स मुझे इनकारी जवाब देता है तो मेरी कोशिशें तेज हो जाती हैं। हमने देखा है कि डार्बी ने यह अहम सबक बहुत कुछ खो कर सीखा है। किसी मकसद में हसूल कामयाबी से कबल यह देखा गया है कि इंसान जब आरिजी शिकस्तों और नाकामी से दोचार होता है तो मुखलिस का इस तरह शिकस्त उठाने या नाकाम होने के बाद इस मकसद के हसूल की कोशिश तर्क कर देना निहायत आसान काम है, और अगर वो ऐसा करे तो मंतकी एतबार से दुरुस्त नहीं। चुनाचे अक्सरियत ऐसा ही करती है, लेकिन उन लोगों के हालात के मुतालिया से जिन्होंने जिंदगी में कामयाबियां हासिल की हैं, मालूम होता है कि हर वक्त उन्हें कामयाबी से कुछ कदम पहले कतई नाकामी नजर आती, और अगर वो उस नाकामी से हरासा हो जाते और अपनी कोशिशें जारी ना रखते तो शायद इन्हें कामयाबी का रोशन चेहरा कभी नजर ना आता। इस बात को याद रखें कि अगर किसी मकसद की नाकामी का आपको यकीन हो जाए तो करीब ही कहीं कामयाबी भी है। नाकामी के तारीक साए की आड़ में कामयाबी का दमकता मुस्कराता चेहरा आपका मुंतज़िर है। साबित कदमी की अछूती मिसाल। डार्बी को सोने की कान के मामले में नाकामी के बाद एक ऐसा वाकया पेश आया जिससे उसे मालूम हुआ कि लफ्ज़ नहीं, ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा इनकार ही जाहिर करे। डार्बी का चाह निहायत उससेवर आदमी था। उसने एक देहात में आने की चक्की लगा रखी थी। इस देहात में अक्सर स्याफाम बाशिंदे रहा करते थे। एक दिन जब डार्बी का चच्चा अपने काम में मसरूफ था, एक स्याफाम लड़की आई और उसने इसके चच्चा से कहा, मेरी माँ ने 50 सेंट मांगे हैं। बुढ़े ने इनकार किया और लड़की से कहने लगा, कजा भाग जा यहाँ से, मैं पैसे वैसे नहीं। लड़की ना गई, बल्कि बहुत अच्छा कहकर वही ठहरी रही। थोड़ी देर बाद बूढ़े ने देखा कि लड़की अभी तक खड़ी हुई है तो उसने उसे धमकाया कि भाग जाए, वो पैसे ना देगा। लेकिन लड़की ने फिर ही अच्छा किया और वहीं खड़ी रही। बूढ़ा तो गुस्से में था ही, उसने पास पड़ा हुआ एक अंडा उठाया और उस लड़की की तरफ चला। डार्बी का सांस रुक गया। उसे यकीन था कि बूढ़ा उस लड़की को हलाक कर देगा, क्योंकि उसे अपने छुप्पा की तबीयत का इल्म था। वो ये भी जानता था कि सियाह फार्म पाशिंदों के बच्चे सफ़ेद फार्म मुहज़्ज़ब इंसानों की बात को इस तरह टाल ना सकते थे।
जब बढ़ा उस मकाम पर पहुंचा जहां लड़की खड़ी थी तो लड़की ने एक कदम आगे बढ़कर बढ़े की आंखों में आंखें डाल दी और पूरे जोर से चीख कर कहा, माँ कहती है कि उसे 50 सेंट जरूर चाहिए। डार्बी का चार्क गया। उसने डंडा फेंक दिया और जेब से 50 सेंट निकालकर लड़की को दिए। लड़की ने पैसे लिए और आहिस्ता से दरवाजे की तरफ चली। जाते हुए उसने बड़े जिसे उसने अभी अभी शिकस्त दी थी नजरें नहीं बनाई। जब लड़की जा चुकी तो बढ़ा एक डब्बे पर बैठा कोई 10 मिनट तक खिड़की से बाहर देखता रहा और अपनी शिकस्त के असबाब पर गौर करता रहा। डार्बी ने भी जो इस सारे वाकया को देख रहा था उस पर गौर करना शुरू किया। ये पहला वक्त था कि एक सियाह फार्म कम उम्र मल्ज़की ने एक सफ़ेद फार्म बाशिंदे को शिकस्त दी थी। लड़की कामयाब कैसे हुई? वो क्या वजह थी जिससे उसका बूढ़ा चचा गुस्सा छोड़कर एक कमज़ोर आदमी की तरह रंजीदा हो गया? उस लड़की में कौन सी ऐसी कुव्वत थी जिसने एक इंसान को जीत लिया? ये और उस किस्म के बीसियों सवालात डार्बी के जहन में पैदा हुए, लेकिन उसे जवाबात उस वक्त तक नहीं मिले जब तक कि उसने एक मुद्दत बाद इस वाक़या का जिक्र इस किताब के मुसन्निफ से ना किया। ये एक अजीब बात है कि ये वाक़या मुसन्निफ से इस मुकाम पर बयान किया गया जहाँ ये वाक़या हुआ था, और ये भी एक अजीब बात है कि 25 साल से मुसन्निफ इस कुव्वत की तहकीकात में लगा हुआ था जिसने एक नादान अहले सियाह फार्म लड़की को एक समझदार इंसान पर फतह दिलाई। हम उस पुरानी चक्की के पास खड़े थे। डार्बी ने इस गैर मामूली वाक़या की तफसीलात बयान कहीं और मुसन्निफ किताब से पूछने लगा, आप इससे क्या नतीजा निकालते हैं? उस लड़की ने कौन सी ऐसी कुव्वत इस्तेमाल की जिससे मेरा चाह शिकस्त खा गया? इसका जवाब इस किताब के बकिया और आक में दिया गया है। जवाब मुकम्मल और जामे है। ना सिर्फ जवाब ही दिया गया है बल्कि इसके पोशीदा असूल और इस पर कारबंद होने के अमली तरीका भी बतलाए गए हैं जिन पर एक नादान लड़की नादानिस्ता अमल करके कामयाब हुई। अगर हम ठंडे दिल से गौर करें तो ये जानना दुश्वार नहीं कि वो कौन सी पोशीदा कुव्वत थी जिसने लड़की की कामयाबी में मदद की। आइंदा बाब में आपको इस बारे में मजीद मालूमात बहम पहुंचाई गई हैं। इलावा ज़ें किताब के किसी और हिस्से में आपको एक और ख्याल मिलेगा जिससे आप इस कुव्वत को अपने मफाद के लिए आसानी और बेहतर तरीका से इस्तेमाल के काबिल हो जाएंगे। इस कुव्वत के मुतल्लिक जो आपकी मालूमात में इजाफा होता जाएगा, आप ये महसूस करेंगे कि पिछले दिनों में आपने जो कुछ खोया है वो अब आप फिर से हासिल कर सकते हैं। जब मुसन्निफ ने डार्बी को इस कुव्वत की अहमियत समझाई जिसको नादानिस्ता इस्तेमाल करके वो सियाह काम लड़की इसके चाह पर फतह याब होती थी, तो डार्बी ने अपने पिछले में साला तजुर्बा को याद किया और बिला पसवो पेश इसने कहा कि जिंदगी के बेमा की पॉलिस फरोख्त करते हुए वो भी इस कुव्वत को नादानिस्ता तौर पर अमलन कामयाबी के साथ इस्तेमाल करता रहा है जो इसने इस लड़की से नादानिस्ता तौर पर सीख लिया था। डार्बी ने बतलाया, हर मर्तबा जब कोई शख्स बीमा की पॉलिसी लेने से इनकार करता तो मेरे सामने इस लड़की की तस्वीर आ जाती जो हमारे यहाँ आने की चक्की में आती थी और जिसकी बड़ी बड़ी आंखें मेरे चचा के गुस्से को हकारत से देख रही थीं। और फिर मैं अपने आप से कहता हूँ, मुझे तो यह पॉलिसी इस शख्स को बहरहाल फ़रोख्त करनी है। मैंने अपनी ज़्यादातर पॉलिसियाँ उन्हें लोगों को फ़रोख्त की हैं जिन्होंने पहले पॉलिसी लेने से इनकार किया था। डार्बी ने इसके साथ ही सोने की कान का वाक़या याद किया और कहा कि मेरी पहली नाकामी में भी मेरे लिए बेहतरी थी। इस वाक़या से मैंने इस्तक़लाल और साबित कदमी का वो आला सबक सीखा जो मेरी इस नई ज़िंदगी में मशाले राह बना रहा। डार्बी और इसके चचा का ये किस्सा हर इस आदमी के लिए जो ज़िंदगी के बीमा की फ़रोख्त से अपनी ज़िंदगी बनाना चाहता है काबिल तक़लीद मिसाल है। और मुसन्निफ़ किताब ये बताना चाहता है कि डार्बी का $10 लाख सालाना की बीमा पॉलिसियाँ फ़रोख्त करने का राज इस्तक़लाल और साबित है और रवाना किया है। ज़िंदगी एक ऐसा सूरा है जो ना तो खा जा सकता है कि खाया जा सकता है। 100 है कितने का ना खाने का स्याही और नाकामी दोनों तजर्बात में डार्बी के तजर्बात बिल्कुल आम, मामूली और सादा थे जो हर शख्स की ज़िंदगी में पेश आया करते हैं, लेकिन इसका कामयाब ज़िंदगी का राज यही तजर्बात थे, इसलिए वो अहम हो गए। इसने इन 2 ड्रामाई वाक़यात से सबक हासिल किए जिनका जिक्र ऊपर किया गया है। लेकिन इस आदमी का क्या होगा जिसके पास नाकामियों की वजूहात की छानबीन के लिए वक्त है? ना रहमान, ऐसा आदमी किसी तरह नाकामी को कामयाबी में बदलने का आर्ट सीख सकता है। जब तक हम अपनी नाकामियों की वजूहात पर गौर ना करें और आइंदा उनको दोहराने से एहतराज करने का तहिया ना कर ले, नाकामी नाकामी ही रहती, वो कामयाबी का जीना नहीं बन सकती। नाकामी से कामयाबी, नाकामी को कामयाबी में किस तरह बदला जा सकता है? इस सवाल का जवाब देने के लिए ये किताब की गई है। इस सवाल के जवाब में इन 13 असूलों का जिक्र किया गया है
लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए कि जिन सवालात की बना पर आप जिंदगी को मजबा बुझने लगे हैं, उनके जवाबात आपको खुद आपके जहन में मिलेंगे, और ये उस तरह होगा कि जैसे जैसे आप ये किताब पढ़ते जाएंगे, आपके सामने कोई नया ख्याल, कोई नई तजवीज़ आती जाएगी। जिंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए एक अच्छे ख्याल की ज़रूरत होती है। इस किताब में दिए हुए उसूलों के जरिया आपको सूदमंद ख्यालात पैदा करने के बेहतरीन अमली तरीके बता दिए गए हैं। दौलत कैसे आती है? क़ब्ल इसके कि हम कामयाबी के उसूलों के मुतल्लिक तफसीलात बताने लगे, इस अम्र का इजहार ज़रूरी है कि जब दौलत आने लगती है तो मुसलसल आती रहती है, और इस मिकदार में आती है कि हमें उसकी तवक्को नहीं होती, और हम ये सोचने लगते हैं कि आखिर हमारी मुसीबतों के ज़माने में ये कहाँ गायब थी। बज़ाहिर ये एक अजीब बयान मालूम होता है, और जब इस आम एतक़ाद का ख्याल करते हैं कि दौलत सिर्फ सख्त मेहनत करने और मशक्क़त उठाने वालों ही को मुयस्सर आती है, तो ये ख्याल नाकाबिल यकीन हो जाता है। जब आप सोचते हैं और दौलतमंद हो जाते हैं तो आप महसूस करेंगे कि दौलत का हसूल कैलियत जहन पर मसर है, जिसमें क़तियत मकसद और मेहनत से ज़्यादा अहमियत रखती है। हर शख्स ये जानना चाहेगा इस जहनी कैफियत को किस तरह हासिल किया जाए जिससे खुद बखुद दौलत कच्ची चली आए। इस किताब के मुसन्निफ ने कम व बेश 25,000 आदमियों की जिंदगियों का मुताला और तज्जिया किया, और वो असूल मुरत्तब किए जिन पर दानिस्ता या नादानिस्ता अमल करके बाज़ इंसानों ने कामयाबियां हासिल की और दौलतमंद है। तहकीकात और वसी मुताला के बगैर इन असूलों की तरतीब मुमकिन ना थी। यहाँ आप एक अहम मशहूर वाक़या पर गौर करें। पिछली जंग अजीम के बाद जो आम असाद बाजारी शुरू हुई थी, इसकी पैदा करदा तबाही का सिलसिला उस वक्त तक जारी रहा जब तक प्रेसिडेंट रोजवेल्ट ने सदारत अमेरिका का अहदा ना संजा लिया। उसके बाद जिस तरह सिनेमा घरों में खेल खत्म होने पर सिरे का अंधेरा रफ्ता रफ्ता उजाले में तब्दील हो जाता है, इसी तरह चपके चपके इंसानों के दिलों से कारोबार का खौफ दूर होता गया और एतमाद और भरोसा उसकी जगह लेने लगे। कोई चीज़ नामुमकिन नहीं। इस बात पर आप तवज्जो करें कि जैसे जैसे आप इस किताब में दिए हुए उसूल और उसके फ़लसफ़े पर हावी हो जाएंगे और उन उसूलों पर कारबंद होकर इनसे हकीकी इस्तिफ़ादा करने लगेंगे, तो आपकी माली हालत सुधर जाएगी, और जिस चीज़ में आप हाथ डालेंगे वो आपके लिए एक फ़ायदे का ज़रिया बन जाएगी। आप कहेंगे कि यह नामुमकिन है, लेकिन हकीकत में ये नामुमकिन नहीं है। इंसान की आम और बड़ी कमज़ोरी ये है कि वो नामुमकिनात से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ है। उसे वो तमाम उसूल मालूम हैं जो अमलन नामुमकिन है, जिन पर अमल किया ही नहीं जा सकता। ये किताब उन लोगों के लिए लिखी गई है जो उन उसूलों से वाकिफ़ होना चाहते, जिन पर अमल करके दूसरों ने ज़िंदगी में कामयाबियां हासिल की, और जो उन उसूलों पर अपना सब कुछ दाव पर लगा देने के लिए तैयार हैं। नपोलियन के मुतालिक कहा जाता है कि उसने कहा था, नात में नामुमकिन का लफ्ज़ निकाल दिया जाए। अगर आप दुनिया में कामयाब होना चाहते हो तो आपको चाहिए कि न सिर्फ अपनी लुग़तों से इस लफ्ज़ को निकाल दें, बल्कि अपने जहन और एहसास से भी इसे महवा कर दें। कामयाबी उनके कदम चूमती है जो कामयाबी के ख्वाब देखते रहते हैं, और नाकामी उन्हीं की तरफ रुख करती है जो लापरवाही से नाकामी के एहसास को अपने ऊपर हावी हो जाने का मौका देते हैं। इस किताब का मकसद उन लोगों की मदद करता है जो ये जानना चाहते हैं कि जहन के एहसास नाकामी को किस तरह एहसास कामयाबी में बदला जा सकता है। दूसरी कमज़ोरी जो हम में आम तौर पर पाई जाती है वो हमारी वो आदत है जिसकी वजह से हम हर चीज़ और हर शख्स को अपने मेयार, अपनी मालूमात और एतकादात के मुताबिक जांचते हैं। बाज़ लोग जो इस किताब को पढ़ेंगे ये ख्याल कर सकते हैं कि सोचने से दौलतमंद बनने का ख्याल ना सिर्फ नाकाबिल यकीन है बल्कि मज़ाक़ खेज़ भी है। ऐसे लोग वो हैं जो दौलत के बारे में सोच ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी सोच, उनकी आदत और उनके मयार गुर्बत, अफलास, तंग दस्ती, नाकामी और शिकस्त से बने हुए हैं। शिकस्त खुर्दा ज़हनियत कामयाबी का तसव्वुर करने में यकीनन दुश्वारी महसूस करती है। हेनरी फोर्ड की कामयाबी का राज। लाखों आदमी हेनरी फोर्ड की कामयाबी को देखते हैं, उसकी दौलत, किस्मत, फरासत और हर उस चीज़ के बारे में हासदाना अंदाज में गौर करते हैं जो उनकी नज़र में फोर्ड की कामयाबी का राज है। लेकिन शायद 1 लाख ऐसे लोगों में से एक आध ही ऐसा होगा जो उस राज की हकीकत से वाकिफ़ है। जो लोग वाकिफ़ हैं वो उसकी सादगी के पेश नज़र उसको इजहार के काबिल नहीं समझते और गुरेज कर जाते हैं उस वाक़या से। उस राज की हकीकत का पता चलेगा। आज से चंद साल पहले फोर्ड ने अपनी मशहूर V8 मॉडल मोटर बनाने का ख्याल किया। उसके जहन में यह ख्याल आया कि इस बार उस मोटर के सारे 8 सिलेंडर एक ही ढांचे में ढाले जाने चाहिए। उसने अपने इंजीनियरों को तलब करके ऐसे इंजन का नमूना पेश करने की हदायत की।
नक्शे तैयार किए गए और सारे इंजीनियर उस पर अमर पर मुत्तफिक थे कि ऐसे इंजन का एक ढांचे में ढाला जाता मुमकिन नहीं। फोर्ड ने कहा, ख्वाह कुछ हुआ, इसको बनना चाहिए आया, लेकिन उन्होंने कहा यह नामुमकिन है, कोशिश कीजिए। फोर्ड ने जवाब दिया, उस वक्त तक कोशिश करते रहने जब तक आप कामयाब ना हो जाए, रुपया और वक्त का कोई ख्याल न किया जाए। इंजीनियरों ने फिर कोशिश शुरू की, क्योंकि अगर वो फोर्ड की मुलाजमत में रहना चाहते थे तो उन्हें उसके अहकाम की ताईल भी करनी चाहिए थी। 6 माह गुजर गए और कई नतीजा है ताकि दूसरे 6 माह भी इसी तरह बेनतीजा रहे। इंजीनियरों ने बेहतरी कोशिश की कि फोर्ड के मंशा के मुताबिक चीज बन जाए, लेकिन उनकी नजरों में कामयाबी का कोई इम्कान ना था, उसकी कोई तवक्को है। 1 साल बाद फोर्ड ने नतीजा मालूम किया तो उसे बताया गया कि अब तक कोई कामयाबी हुई ना, आइंदा कोशिश कीजिए। फोर्ड ने कहा, मैं चाहता हूं कि ऐसा अंजमन बने और मैं उसे हासिल करके रहूंगा। उन्होंने कोशिश की और कामयाबी एक मौजज़े की सूरत में उनके सामने आ गई। उन्हें अपनी मेहनतों का फल मिल गया। फोर्ड अपने इरादे में एक बार फिर कामयाब हुआ। मुमकिन है ये किस्सा लफ्ज़ बे लफ्ज़ सही ना हो, लेकिन उसका लबलबाब वही है जो उस किस्से के लफ्ज़ बे लफ्ज़ सही होने की सूरत में था। इससे आप दौलतमंद होना चाहते हैं, फोर्ड की इन गिनत दौलत का राज मालूम करें। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हेनरी फोर्ड की कामयाबियों का राज यह है कि वो कामयाबी के उसूलों से ना सिर्फ वाकिफ है बल्कि इसका इस्तेमाल भी जानता है। उनमें से एक चीज़ ख्वाहिश है, यानी अपने मकसद का इल्म। जब आप ये किताब पढ़ें तो उस किस्से को जहन में रखें और देखें कि हेनरी फोर्ड की कामयाबी किन उसूलों पर अमल करने की वजह से होती थी। अगर आप भी उन्हें उसूलों पर अमल करें तो फोर्ड की तरह आपका भी जिंदगी में कामयाब होना नामुमकिन नहीं। हाँ, आप ये कामयाबी जिंदगी की किसी राह में हासिल करना चाहें। आप अपनी किस्मत के मालिक और अपनी रूह के नाखुदा हैं। जब शायर इटली ने यह लिखा, मैं अपनी किस्मत का मालिक और अपनी रूह का नाखुदा हूं, तो उसे यह भी लिखना चाहिए था, हम अपनी किस्मतों के मालिक और अपनी रूहों के नाखुदा इसलिए है कि हमें अपने ख्यालात पर पूरा पूरा काबू हासिल है। उसे यह भी कहना चाहिए था कि वो असीर जिसमें हमारी ज़मीन तैर रही है और जिसमें हम चलते फिरते हैं, एक तवानाई है जो नाकाबिल अंदाज शर से मुर्तइश है, और ये कि अमीर में यह काबिलियत है कि वो हमारे ख्यालात के मुताबिक शक्ल इख्तियार करे और हमारे ख्यालात को इनके तबई मुआदल में तब्दील करे। ऐसा करने में वो असूल कुदरत के मुताबिक अमल पैरा होता है। अगर शायर ने हमें इस हकीकत से वाकिफ कराया होता तो हम जानते कि क्यों हम अपनी किस्मतों के मालिक हैं और किस तरह अपनी रूहों के नाखुदा हैं। शायर को चाहिए था कि वो हमें इसरार से ये बतलाता कि ये क़ुव्वत और काबिलियत तखरीबी और तामीरी ख्यालात में कोई फ़र्क नहीं करती। हमारे इफलास और अमारत और दौलत के तसव्वुर इर्द को, उसरत के ख्यालात को भी वो उसी तरह मादी सूरत में तब्दील कर देती है जिस तरह हमारे। शायर को चाहिए था कि वो हमें यह भी बतलाता कि हमारे जहन उन ख्यालात से मतनाए हुए रहते हैं जिनकी हम परवरिश करते रहते हैं, और उन तरीक़ों से जिनसे कोई इंसान वाकिफ़ नहीं। ये मकनातीस उन क़ुव्वतों, लोगों और हालात ज़िंदगी को हमारी तरफ कोशिश करता है जो हमारे ख़यालात के साथ यकसानियत और हम आहंगी रखते हैं। शायर को यह भी हलाना चाहिए था कि कबल इसके कि हम कसीर तादाद में दौलत इकट्ठी करें, अपने दिमागों और अपने जहनों को दौलत की इंतहाई ख्वाहिश से इस कदर बिठा दें कि हम में एहसास दौलत करने के लिए काबिल अमल, लायहा अमल और तजावीज़ तैयार कर लें। मंदी पैदा हो जाए और हमारी हसूल दौलत की ख्वाहिश इस कदर शदीद हो जाए कि हम इसे हासिल। लेकिन शायर था, फ़लसफ़ाए अमल से नाबिलत था। उसने शायराना अंदाज में एक हकीकत बयान कर दी। ये उसके मुशर्रहीन का काम था कि शेर की मुज़मिर हकीकत से दुनिया को आशना कर दे। रफ्ता रफ्ता हकीकत ज़ाहिर होने लगी, यहाँ तक कि अब ये यकीन हो चुका है कि इस किताब में आए हुए असूलों में हमारी माफ़ी बेहतरी के हसूल के राज पोशीदा है। अब हम उन असूलों में से पहले असूल को चाहते और खुलने के लिए तैयार है। आप जब यन का मुताला करें तो वसीउल मवाली और खुले दिल से काम लें, और ये याद रखें कि ये असूल किसी एक मुखलिस की ईजाद नहीं, बल्कि ये उन 500 आदमियों के हालात ज़िंदगी के तज्जिया पर मुरतब किए गए जिन्होंने इफलास की पस्ती से अमारत की बुलंदी की जानिब कामयाब सफ़र क्या, जिनकी सेहत ना तो आला तालीम थी ना ज़ाती असरात। ये असूल जब ऐसे लोगों के लिए मिसाल राह बने तो ये नामुमकिन है कि आप पर कामिल तौर पर अमल करें और कामयाब ना हो। आपको मालूम होगा कि उन असूलों पर अमल करना आसान है, दुश्वार नहीं। इसके कि आप अगला बाब शुरू करें, ये आप पर वाज़े कर दिया जाता है कि इस बाब में जो मालूमात दी गई है वो वाक़यात पर मबनी है, जो मुमकिन है आपकी किस्मत भी बदल दे, जिस तरह ने उन 2 अफराद की किस्मतें बदल दी जिनका जिक्र आइंदा बाब में किया गया है। मुसन्नफ़ यहाँ ये भी वाज़े कर देना चाहता है कि मुसन्नफ़ और इन 2 अशख़ास के ताल्लुकात ऐसे हैं कि अगर वो चाहता भी तो इन वाक़यात को मुबालगे के साथ पेश न कर सकता था।
इनमें से एक मुसन्निफ का 35 साला दोस्त था और दूसरा खुद मुसन्निफ का अपना लड़का था। इन दो अफराद की गैर मामूली कामयाबी वो कामयाबी जो आइंदा बाब में दिए हुए उसूलों पर अमल करने से हासिल हुई है, इस ताल्लुक़ खातिर को जिसका ऊपर जिक्र किया गया है हक बजानिब करार देती है।